हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने 5.3 स्टार्ट किया था और उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कुछ पार्ट्स बताए थे हमने। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने आपको बताया था। आज हम थर्ड क्वेश्चंस के आगे की क्वेश्चंस बताएंगे। ध्यान दीजिए, मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है वो एक्सरसाइज में ले रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। तो जब भी आप लेक्चर को देखें तो बुक सामने हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कॉपी नहीं करता बल्कि क्वेश्चन नंबर बता करके उसका सोल्यूशन बताता रहता हूं। तो आइए थर्ड के कुछ और पार्ट्स हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्ट हमने लिया, 6 पार्ट हमने ले लिया। थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8। a क्या है? a है 2, d है 8 और एसएन जो है वो 90 है। एसएन क्या है? एसएन 90 है। आपको इसमें बताना है एन बताना है और एन बताना है। एन और एन, एनथ टर्म बताना है और नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है। ठीक, अब देखिए इसमें एसएन गिवन है। ठीक, एसएन का मतलब एन टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला एसएन का क्या होता है? एसएन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फॉर्मूला से भी लोगों को याद ही होगा। एसएन क्या है? 90। n नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो हमें पता नहीं, तो हमने n लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की तो हमें जरूरत है n की। फिर लिखेंगे 2 इंटू a क्या है? 2 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, और d कितना है? 8। यहां पर लिख सकते हैं 90, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 90 इंटू 2 हो जाएगा ये, इक्वल टू n ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n ब्रैकेट में आ जाएगा 8n माइनस 4। ब्रैकेट और ओपन करेंगे तो 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4, ये है 4n। ठीक, ध्यान दीजिए, तो ये पूरे के पूरे टर्म्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप चाहें तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसके नीचे 4 लगा दीजिए, यहां पर भी 4 कर दीजिए, ये भी 4 कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना बचा? 2, 20 हो गया। 4 5 जा 20 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 2, क्योंकि जब हम 4 से डिवाइड करें तो 2n स्क्वायर, और यहां पर 4 4 कैंसिल होकर के माइनस n आ गया। अब इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, तो फाइनली ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 90। चूंकि मल्टीप्लिकेशन माइनस में है, इसका मतलब मिडिल टर्म बाय सब्ट्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 1 का हो और प्रोडक्ट उसका 90 हो। ठीक, तो 90 और 1 का डिफरेंस तो आपको पता है कि 10 और 9, देखिए 90 आ जाएगा, और 10 और 9 में 1 का डिफरेंस भी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आप हमेशा इसको चेक कर लिया करिए। जैसे देखिए 90n स्क्वायर माइनस का आएगा और 90n स्क्वायर ये भी माइनस का आएगा, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है ये। अब हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं 2n, तो n माइनस 5 हो गया, प्लस 9 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। अब आप n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब जब एक एक करके इनको 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 5, और दूसरे n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2। अब ध्यान दीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो निगेटिव कैसे हो सकते हैं? ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो कि निगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या मानेंगे? 5। मतलब n की वैल्यू हो गई 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि an बताइए। ठीक, तो an के लिए भाई an क्या है? nth टर्म, और n की वैल्यू हमने 5 फाइंड की, इसका मतलब 5th टर्म आपको चाहिए, a5। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं यहां से थोड़ा सा। तो an क्या होता है? फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए और n की वैल्यू हमने 5 फाइंड की, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहां पर
ए क्या है 2 प्लस 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, इंटू डी कितना है 8। तो इस तरीके से ए 5 यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो 2 प्लस 8 4 जा 32 यानी कि 34 आ जाएगा। ठीक, तो एन हो गया 34, मतलब जो फिफ्थ टर्म है वो 34 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपका 5 आ गया, ये हमने यहां पर फाइंड किया हुआ है। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान दें, थर्ड क्वेश्चन के मतलब लगभग सभी पार्ट इसी टाइप के हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे और इसको कर लेंगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। 7th है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन उससे पहले और है, उसको मैं बता देता हूं। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि जब कोई एपी गिवन होता है तो ये बताइए कि इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसमें कहीं क्वेश्चन है या नहीं वो तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए इस टाइप का कोई एपी दिया गया। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 50 पहला टर्म है, उसके बाद है 47, उसके बाद आ रहा है 44, मतलब 3 का चल रहा है, -3 चल रहा है, यहां पर -3 किया, फिर -3 की सीक्वेंस चल रही है। तो ये जब चूंकि कंटिन्यू नंबर कम होते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इसकी निगेटिव नंबर्स की स्टार्टिंग हो जाएगी। मतलब -4, जैसे 44 आ रहा है, फिर 41 आएगा, फिर इस तरीके से वैल्यू कम हो रही है। तो यहां पर कोई ना कोई नंबर जो है, मतलब किसी नंबर से उसके निगेटिव नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, किसी मतलब उसपे पॉइंट से। तो हमें ये बताना है कि किस नंबर का टर्म सबसे पहला निगेटिव टर्म होगा। ठीक, क्या होगा, निगेटिव टर्म होगा। ये आपको बताना है कि पहला कौन सा टर्म निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? या फिर हम ऐसा करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका आंसर भी आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमने यहां पर ऐसे स्टार्ट किया, पहला लिया 10, फिर मान लीजिए 7, 3 का ही डिफरेंस ले लें, 3 7 7 -3 4 4 -3 1, और उसके बाद देखिए इससे -3 करेंगे, जब आप 1 -3 करेंगे कितना आएगा -2। ये सीक्वेंस चल रही है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 से हमने 3 कम किया, फिर 7 से हमने 3 कम किया, 4 हो गया, 4 से 3 कम करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए जब एपी गिवन होती तो इस एपी में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म जो है वो निगेटिव हुआ और इसके आगे कंटिन्यू निगेटिव टर्म चलते रहेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस एपी में कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म है तो वो फिफ्थ है। लेकिन मान लीजिए हमको इस एपी में ये पता ही नहीं है कि कौन सा पहला निगेटिव टर्म है, हमने इतना मिटा दिया, ठीक, और इसके आगे हमने डॉट डॉट कर दिया, और हम ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस एपी में सबसे पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, ये जानना चाहते हैं। मैंने ये सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसका आंसर आपके सामने है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि फिफ्थ टर्म पहला निगेटिव टर्म आ रहा है, और हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे एज्यूम मतलब फाइंड करेंगे कि इसका फिफ्थ टर्म ही वास्तव में पहला निगेटिव टर्म होगा। तो हम इसमें करना क्या चाहते हैं कि इस एपी में हम ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो यहां लिखेंगे लेट द फर्स्ट निगेटिव टर्म बी एच बी, आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए एन है, एनथ टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म है। हमने ये माना कि लेट द फर्स्ट निगेटिव टर्म बी एनथ टर्म, मान लीजिए ये हमने यहां पर ले लिया कि एनथ टर्म जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। अब एनथ टर्म क्या होता है? एनथ टर्म होता है भाई, एनथ टर्म जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। इसका मतलब एनथ टर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 0, 0 से कम होगी, ठीक, क्योंकि निगेटिव टर्म का मतलब उसकी वैल्यू 0 से कम। तो हमने लिखा लेट द फर्स्ट निगेटिव टर्म बी एनथ टर्म। हमने ये माना कि जो एनथ टर्म है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, और हमें पता है कि निगेटिव टर्म की वैल्यू 0 से कम होती है। इसका मतलब जो एनथ टर्म हमारा होगा इस एपी में वो 0 से कम होगा। अब एनथ टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब आइए वैल्यू पुट करिए, a क्या है 10 प्लस n माइनस 1, 10 की वैल्यू ही हमें बतानी है, और इंटू डी कितना है -3 लेस देन 0। बात समझ रहे हैं हमारी, क्योंकि डी यहां पर -3 आएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे।
ठीक, तो ये हो जाएगा 10, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो -3n प्लस 3 लेस देन 0। अब ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ये 13 हो जाएगा, 13 -3n लेस देन 0, इधर ले लीजिए। तो इस 3n को आप उधर कर दीजिए या बोथ साइड प्लस 3n कर दीजिए। ठीक, तो वास्तव में क्या आ जाएगा 13 जो है 13 लेस देन 3n आ जाएगा, ये 3n, क्योंकि हमने इस 3n को उधर कर दिया। ठीक, अगर हम 13 को उधर करेंगे तो फिर हमें दोनों तरफ साइन चेंज करने के लिए इस साइन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या होता है कि आप इसको उधर ले लिए या प्लस 3n बोथ साइड कर दिए, तो इधर का 3n हट जाएगा, उधर 3n आ जाएगा। ये सिचुएशन आएगी फाइनली। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 4 जा 12, 4 होल 1/3 लेस देन n, या इधर से जब आप देखेंगे तो आएगा n ग्रेटर देन 4 होल 1/3। मतलब ये कि n की वैल्यू 4 होल 1/3 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब चौथे नंबर से ज्यादा होनी चाहिए। तो चौथा नंबर से ज्यादा क्या मतलब, कौन सा नंबर हुआ, पांचवी नंबर हुआ भाई। इससे ज्यादा वैल्यू का मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, जो पहला नंबर आएगा 4 होल 1/3 के बाद जो फर्स्ट होल नंबर आएगा हमारा, वो क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब फिफ्थ टर्म ही हमारा पहला निगेटिव टर्म होगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सर बताइए ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा। तो यहां पर आपको ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म ही हमारा पहला निगेटिव टर्म होगा, और इस तरीके से यहां पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए इसको इरेज कर देते हैं और 5.3 एक्सरसाइज का ही फिर से कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने एक बताया मुझे नहीं पता है कि किस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, शायद इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हो। तो देख लेंगे उसको, कहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं है तो मैंने पढ़ाया है, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। इस एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं और हम एक पार्ट को यहां पर कर लेंगे, किसी एक पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ही ले लीजिए। लिखा है सो दैट A1 A2 A3 है ना, an ये फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। अब देखिए ये AP दिया गया A1 A2 A3, ये चल रहा है, लास्ट में an है n टर्म तक, मतलब an, और इसके आगे भी फिर वो an a प्लस n माइनस 1 रहेगा। इस तरीके से AP चल रहा है। और an को जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये डिफाइन किया गया ऐसे 3 प्लस 4n an को डिफाइन किया गया। मतलब अगर हम यहां पर फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा एक तो आपको बताना है फॉर्म एन AP बताना है AP क्या है। दूसरी बात इन्होंने कही कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब इसमें AP क्या होगा, क्योंकि AP को जो डिफाइन किया गया वो है A1 A2 A3, और an क्या है 3 प्लस 4n। अब मान लीजिए हम A1 फाइंड करना चाहें, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहें, तो क्या होगा A1 इक्वल टू, तो n की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 1, तो यहां पर भी n होगा, जहां पर 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना आएगा 7। ऐसे अगर हम A2 फाइंड करेंगे तो n की जगह पर कहां क्या ले रहे हैं हम 2, यानी कि हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। ऐसे ही आप A3 फाइंड करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 15 हो गया। ठीक, तो AP क्या बन जाएगा इसमें 7 11 15, ये AP चल रहा होगा। अब अगर आप D देखें तो D क्या है इसमें भाई 11 माइनस 7, तो 4D आ जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस AP के फर्स्ट 15 टर्म का सम हमें बताना है। तो फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए आप क्या लिखेंगे भाई, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, और इसमें आपको क्या करना है n की वैल्यू 15, मैं वैल्यू पुट करके कर दे रहा हूं, उसके आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यस 15 टर्म्स का सम हमें बताना है, तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी, 15/2 यहां हो गया 2 इंटू a क्या है 7, तो 7 प्लस n माइनस 1, चूंकि 15 टर्म्स ही हमें लेने हैं, तो 15 माइनस 1 यहां पर 14 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 14 ले लेते हैं यहां पर, तो ये 14 हो जाएगा,
ठीक, ये हो गया 14 और डी की वैल्यू क्या है 4, तो 14 इंटू 4। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देख लेते हैं इधर, यस 15 इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 2 जा 14, मतलब 15 तो बाहर है 15/2, अंदर हो जाएगा 14 और प्लस 56 ये करेंगे आप, इसको ऐड कर लीजिए, तो 15/2 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 60 + 1 70, और फिर इसको आप करेंगे 35 हो जाएगा, तो 15 और 35 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनली आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हैं इस एक्सरसाइज में। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, हम सिर्फ टर्म्स बता देते हैं आपको। लिखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको बताना है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 से डिवाइड होने वाले भाई टर्म्स कौन से हो सकते हैं, जो 6 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि कोई भी टर्म किससे डिवाइड, मतलब जिसका वो मल्टीपल होता है उसी से डिवाइड होता है। ठीक, अब आपसे कहा गया कि फर्स्ट 15 जो है फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स आपको बताने हैं जो 6 के मल्टीपल्स हो। तो 6 के मल्टीपल्स मतलब 6 के डिविजिबल हो, है ना, डिविजिबल बाई 6 मतलब 6 से डिवाइड होने वाले हो। तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स वही हो सकते हैं जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो जो एक्चुअल में एपी आपका क्या आएगा, 6 12 18 ये सीक्वेंस चल रही होगी आपकी। अब आपको कितने टर्म्स का बताना है, 40 टर्म्स का, 40 टर्म्स का आपको बताना है। तो यहां पर एसएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिए आप फटाफट। तो क्या आ जाएगा, 40 टर्म्स आपको लेना है, तो यस 40 हो गया, तो 40/2 और यहां लिया हमने 2 इंटू 6 प्लस n-1, चूंकि 40 टर्म्स हैं यहां पर, तो 40 - 1 39 हो जाएगा, 39 इंटू डी कितना आ रहा है 6। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये तो 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए पूरा कैलकुलेशन मैं नहीं दे रहा हूं, ये इसका प्रोडक्ट 12 हो जाएगा और प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना भी आएगा। 6 9 जा कितना हो गया, 6 9 जा 54, ठीक, और 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। उसके बाद आप इसको ऐड कर लीजिए, तो 20 इंटू जो भी आएगा यहां पर 6 और ये 4 हो गया और 246 इंटू 20 जो भी आएगा इसका प्रोडक्ट वो आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे इसका 13th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स भी आपको लिखना है, तो 8 2 जा 16 इस तरीके से ही आपको लिखना है। ठीक, तो यहां पर भी आप पहले एपी बनाएंगे और एपी बना करके क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाने वाला मतलब क्लास में जब हम लोग लेक्चर देते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछते हैं, मैं बेसिकली उन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस तो आप ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है इसी एक्सरसाइज का, 5.3 एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है। लिखा सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस of student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each prize. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 700 रुपीज का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होना है, 700 रुपए बांटा जाना है पहली चीज, और कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 स्टूडेंट्स में। शर्त क्या रखी गई है कि जो भी प्राइस दिया जाएगा पहले स्टूडेंट को उससे कम दिया जाएगा 20, अगले स्टूडेंट को फिर उससे कम 20 रुपीज, और अगले स्टूडेंट मतलब हर एक स्टेप पे 20 लेस हो रहा है। पहले को जितना मिलेगा उससे 20 कम दूसरे को मिलेगा, दूसरे को जितना मिलेगा उससे 20 कम तीसरे को मिलेगा, ये सीक्वेंस चलेगी और 7 स्टूडेंट्स को किया जाना है। तो अगर आप देखें प्राइसेस की बात करें तो एपी बनेगा यहां पर, क्योंकि हर स्टेप पे 20 लेस हो रहा है तो एपी तो बनना ही बनना है। और सीक्वेंस क्या होगी, मान लीजिए फर्स्ट प्राइस, इसमें स्टेटमेंट आप देंगे लेट द फर्स्ट प्राइस बी ए, तो सेकंड प्राइस a -20, थर्ड प्राइस a -40, इस तरीके से चलेगा। तो एपी क्या बनेगा आपका, मैं साइड में आपको बता रहा हूं, बाकी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। तो एपी क्या बनेगा, पहला टर्म मान लीजिए पहला प्राइस a है, तो दूसरा प्राइस क्या होगा, या अगर a से कंफ्यूजन हो तो आप x कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए हमने x ले लिया, फर्स्ट प्राइस x है,
तो दूसरा प्राइस क्या होगा x माइनस 20, तीसरा प्राइस क्या होगा x माइनस 40, और इस तरीके से कंटिन्यू कितने टर्म्स लेने हमें 7 टर्म्स, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, ये प्राइसेस है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा था कि पहले स्टूडेंट को जितना मिलेगा उससे 20 कम दूसरे को मिलेगा, दूसरे को जितना मिलेगा उससे 20 कम तीसरे को मिलेगा, और इस तरीके से 7 स्टूडेंट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितना होना है 700 रुपीज का। इसका मतलब जो सम है मतलब SN, और चूंकि 7 टर्म्स हैं तो ये 7 भी हम कर सकते हैं। ये 7 कितना है 700, टोटल 700 है। N की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि 7 प्राइजेस हैं यहाँ पर, तो यानी यहां पर भी हमने 7 लिखा हुआ है। अब आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। SN लेकिन कितने टर्म्स हैं 7, तो यह 7 भी यहां लिख सकते हैं आप। N/2 तो ये 7/2 हो गया। 2 इंटू A मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्राइस क्या है x, तो 2x प्लस n माइनस 1, तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म 7 है तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और d कितना आएगा -20, क्योंकि हर एक स्टेप पे 20 कम हो रहा है ना। तो चूंकि ये जो वैल्यू है उससे ये कम है, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी -20। ठीक, ये 7 इक्वल टू 7/2, ये हो गया 2x, सॉरी ये 7 की वैल्यू मुझे पता है, वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं, कितनी है 700, 2x प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा, 6 2 12 यानी कि -120, ये आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर चाहे तो ये 7 इसको डिवाइड भी कर सकता है, क्योंकि एक टर्म आपका ये है दूसरा 7 है, चूंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए 7 इसको इधर डिवाइड कर सकता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 700/7 इक्वल टू x माइनस 60, तो ये हो गया 100 इक्वल टू x माइनस 60, तो 100 प्लस 60 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160, यानी कि जो पहला प्राइस है वो क्या होगा 160। तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे टोटल, अगर आप प्राइसेस दिखे हैं यहां पर, प्राइस जो आएंगे प्राइस वो क्या होंगे, पहला 160, फिर उससे 20 कम हो जाएगा, कितना होगा 140, फिर 120, 100, ये सीक्वेंस चलेगी। आप देखिए 100 और भी लिख लीजिए आप, 80, 60 और 40। देखिए 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कंफ्यूजन हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए ये 100 हुआ, ये 100 हुआ, और इसको मिला दिए 200, देखिए 100 प्लस 100 200 हुआ, और 80 और 120 मिलाकर ये 200 हुआ, तो यहां से यहां तक 400 हो गया, 400 ये हो गया, और 300 आपका ये है, टोटल 700 आ रहा है। तो 700 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो ये प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने की यहां पर बात की गई थी, वो आपने कर ली। और जो है एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करने की कोशिश तो करनी है। पहले एक और क्वेश्चन है, एक पोटैटो रेस है। पोटैटो रेस में मैं एक ही बना देता हूं, उसके बाद फिर तो आप सम फाइंड कर ही लेंगे। एक लास्ट अभी फिलहाल लास्ट में देखता हूं और कोई क्वेश्चन अगर बताता हूं, नहीं तो आप लोग ट्राई करेंगे, मैं उसको बताता रहूंगा आगे। तो ध्यान दें, या फिर एक ऐसा करते हैं जिससे पहले वाला क्वेश्चन, चलिए इसी को पहले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया गया, एक लाइन ऐसे बनाई गई है, यहां पर एक बकेट रखी गई है, ये यहां से यहां तक एक 5 मीटर का डिस्टेंस है, 5 मीटर, उसके बाद फिर मतलब ये डिस्टेंस 5 मीटर है। जो पहला पोटैटो रखा गया है ये 5 मीटर पे है यहां पर, फिर ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, फिर 3 मीटर का डिस्टेंस ऐसे चला है, और टोटल पोटैटो कितने हैं 5 मीटर 10 मीटर, और लिखा है टोटल नंबर ऑफ पोटैटो शायद कितना है, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट नियरेस्ट पोटैटो रन बैक बकेट, चाहिए तो कंडीशन इन्होंने बताई, ऊपर शायद लिखा होगा इन अ रेस द बकेट इज प्लेस्ड द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter, first potato, other potato 3 meter, there are 10 potato, 10 पोटैटो रखे गए हैं।
ठीक, टोटल पोटैटो कितने हैं 10। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से 10 पोटैटो रखे गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर है जो इन पोटैटो को उठा करके बकेट में डालना चाहता है, उसको कितना चलना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा इसके लिए, और वो स्टार्ट कहां से करेगा, बकेट से। तो जब बकेट से चलेगा और एक बार में एक ही पोटैटो लाएगा, ऐसा नहीं कि जाएगा और सारे एक साथ उठा करके ले आएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें जो एपी बनेगा वो क्या होगा, यहां से जब चलेगा यहां तक 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर वापस आएगा, तो कितना होगा 10, या 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 5 इंटू 2। उसके बाद फिर यहां से चलेगा सेकेंड पोटैटो के लिए, कहां तक आएगा, यहां तक आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा 8। तो और 8 इंटू 8 वापस भी आएगा यहां पर, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। फिर अगला देखिए, यहां तक आने के लिए उसको कितना है 5 प्लस 6, 11 जाना पड़ेगा, 11 वापस आना पड़ेगा, तो 22 हो जाएगा। तो देखिए एक सीक्वेंस चली, यानी कि पहले पोटैटो को लाने के लिए उसको 10 मीटर चलना पड़ेगा, फिर दूसरे पोटैटो के लिए 16 मीटर, तीसरे पोटैटो के लिए 20 मीटर, ये सीक्वेंस चलेगी और उसको 10 पोटैटो लाने हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको ए फर्स्ट टर्म 10 मिल रहा है, डी आपको 6 मिल जाएगा, और फिर आप इसका सम फाइंड के लिए वही एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब बस कर लीजिए, हो जाएगा भाई। फर्स्ट टर्म हो गया, डी इसमें 6 आएगा, वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 पोटैटो है तो 10 टर्म्स इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को आप मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन है जिसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, उस क्वेश्चन में भी मैं एपी बना करके आपको दे दे रहा हूं, इससे थोड़ा सा बैक होंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक, लिखा है स्पाइरल इज मेड अप द सक्सेसिव सेमी सर्किल्स, इसमें फिगर बना हुआ है, पीछे देखना पड़ेगा आपको, विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से सेमी सर्किल्स बने हुए हैं। ठीक, लिखा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप द 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्किल्स, जिसमें पाई 22/7 लेना है। अब देखिए इसमें बनाया कैसे गया, ये किए हैं ए, फिर इसको ऐसे घुमाया गया, एक ऐसे लाइन बनाई गई है, इसके बाद ये बी है, फिर सी है, फिर डी है, और ये ऐसे है, ऐसे घुमाया गया, ऐसे ऐसे ये चल रहा है। ठीक, और हर बार सेमी सर्किल बनेगा। ठीक, तो सेमी सर्किल बनने का मतलब आपको एक बार में सेमी, जैसे ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक सेमी सर्किल हो गया, फिर यहां से यहां तक दूसरा सेमी सर्किल हो गया, और हर बार जो इसका रेडियस आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। तो अगर आप यहां पर स्टार्ट करेंगे, जैसे ए से स्टार्ट किया गया, तो ए को तो नहीं लिया गया, यहां पर बी से लिया गया है, ये फिगर थोड़ा सा गलत बन गया है, यहां पर मैं फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान दें जो फिगर बना हुआ है, क्योंकि ए पहला पॉइंट है, सेंटर है ए, अब ये बी है, ये सी है, ऐसे है, यहां से इसको सेंटर लिया गया, तो पहला जो आ रहा ऐसे आ रहा, फिर दूसरा ऐसे आएगा, फिर तीसरा ऐसे आएगा, ये सिचुएशन चलेगी यहां पर। ये डी है, ये इस टाइप से चल रहा है, ऐसे। बात समझ रहे हैं हमारी? ए सेंटर है, ए से यहां तक 0.5 है, और फिर ये एक सेमी सर्किल हो गया, फिर जब दूसरा सेमी सर्किल हुआ तो उसमें बी सेंटर बन गया, तो जब बी सेंटर बन गया तो उसका रेडियस हो गया 1, यानी कि पहले सेमी सर्किल का जो रेडियस है, जो पहले यानी कि R1 हम अगर कह दें तो R1 0.5 है, R2 क्या है 1 बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरा सेमी सर्किल है, जो नीचे देखिए ये वाला जो सेमी सर्किल बन रहा है, इसके लिए ये रेडियस आ जाएगा, जिसमें ये आपका क्या है 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो पूरा ये 1 रेडियस इसका बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा ना, ये रेडियस हो गया इधर, तो ये 1 हो जाएगा। फिर R3 कितना आएगा 1.5 इसका रेडियस बन जाएगा। ठीक है, ये मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर में शायद है, तो वो आप यूनिट लिख लेंगे, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो R1 R2 R3 इस तरीके से आना है, और टोटल कितने टर्म्स बनने हैं 13। ठीक, तो 13 टर्म्स यहां पर आपके बनने, एक चीज। अब लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें लेंथ टोटल कितनी होगी। लेंथ का मतलब क्या हुआ भाई, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, या सर्किल के केस में सरकमफेरेंस कहते हैं उसको। तो यहां पर आपको सेमी सरकमफेरेंस, अब पूरे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। भाई सर्किल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, लेकिन हम यहां से यहां तक आ रहे हैं तो ये सिर्फ आधा सर्किल है, तो इसको 2 से आप डिवाइड करिए तो सिर्फ आ रहा है πr, यानी कि जो
ये यहां से यहां तक आने में पाई आर, फिर यहां से यहां तक आने में पाई आर, फिर यहां से यहां तक आने में पाई आर रहेगा, लेकिन हर बार आर चेंज हो जाएगा। तो जो एपी आपका बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, पाई इंटू 0.5 पाई आर प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5, ये सीक्वेंस चलेगी, पाई आर ऐसे चलेगा। और कितने सेमी सर्किल्स हैं, 13 सेमी सर्किल है। यहां पर अगर आप पाई कॉमन ले लें तो आएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2, ये सीक्वेंस चलेगी, कितने टर्म्स, 13 टर्म्स। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आप एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। फर्स्ट टर्म 0.5 होगा और डी आपका 0.5 वो भी है कि हर बार 0.5 ही तो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और फिर उसको आप पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने इसमें जो मेन क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5.3 एक्सरसाइज के मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी देखिए, मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मान लीजिए हम तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता दें, आप उसको कॉपी कर लें, तो उसके लिए तो आपको बहुत सारी सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी जहां पर टोटली सोल्यूशन मिलता है। मार्केट में जाइए तो वहां पर आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन ही खरीद लीजिए, फिर उसको कॉपी कर लीजिए, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको क्या करना है, हम देखिए, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं बताया, पूरा सोल्यूशन नहीं बताया आपको, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप खुद ही कोशिश करें ना उसको करने की। पहले इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप आंसर अपनी आंसर शीट से मैच करें। ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको सर्च करने की कोशिश करें। यानी कि हर हाल में कहीं ना कहीं हमें अपने आप को चेक करना है, अपने अंदर की गलतियों को निकालना है, ऐसी कोशिश करनी चाहिए मैथमेटिक्स में। बाकी सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिलेगा, आप उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताया उसमें पूरा सोल्यूशन मैंने क्वेश्चंस का नहीं दिया, मैंने हिंट दिया आपको। आप उसको करेंगे, करने के बाद में फिर उसको देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, प्रॉब्लम्स को सर्च करेंगे, जहां पर प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। जो भी सोर्स होंगे उनके थ्रू आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये 5.3 एक्सरसाइज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और 5.3 एक्सरसाइज के साथ साथ ये फिलहाल चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम जो है चैप्टर नंबर 6 के लिए होगा, ट्रायंगल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला, ट्रायंगल। हालांकि ट्रायंगल वर्ड तो बड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि छोटे क्लासेस से ट्रायंगल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी कोर्स में बेसिकली सिमिलरिटी की बात होगी। 9th क्लास में आपने कॉन्वेंसी पढ़ी थी ट्रायंगल्स में, यहाँ पर ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की हम बात करेंगे, सिमिलरिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में। ठीक है, ओके, थैंक यू।